बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले मैंने मामा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे और ये देखकर एक तरह से मुझे सुकून हासिल हुआ कि दानिया अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। यही होना भी चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि इस पूरे वाक़े में दानिया पर क्या असरात मुरतब हुए। सबसे पहले मैंने इसे सूंघ कर देखा, फिर इसके बदन में बदबू का नामो निशान नहीं था। इस वक्त जो कुछ हुआ था इसने बहुत सी सोचों के दरवाजे खोल दिए थे। काफ़ी हद तक मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। एक पुरस्कार घर में जिन आबाद थे और इनके दो ग्रुप थे, जिनमें से एक हाजी साहब का ग्रुप था और दूसरा खरातून का था। गोरनी का ताल्लुक खरातून ग्रुप से था और ताईजान यानी ताहिरा खानम अपने पुरस्कार उलूम के साथ खरातून ग्रुप में शामिल थी, जबकि गीतियारा बेगम हाजी साहब के ग्रुप में शामिल थी। इनके कोमा की कैफियत के बारे में मेरे दिल में शुकूक व शुबहात थे। वो किसी खास अमल के ज़ेरे तहत कोमा की हालत में रही थी और इसकी वजूहात क्या थी ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। मैं इत्तफाक से यहाँ आ गया था और सैफूना को मुझसे दिलचस्पी हो गई थी, लेकिन वो बेचारी मेरे हाथों से मारी गई और ये सब कुछ भी गलतफहमी में ही हुआ था। इधर ताईजान पहले तो ख़ानदानी तौर पर हमारी तरफ मतवज्जे हुई थी, लेकिन बाद में जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि पापा ने पाकिस्तान में दौलत के अंबार लगा दिए हैं तो वो अपनी लालची फितरत की बिना पर हमारी तरफ मतवज्जे हो गई और आखिरकार सरफराज भाई इनके हत्थे चढ़ गए। ये तमाम सूरत हाल थी। मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और न जाने कब तक सोचता रहा। नींद बहुत मेहरबान होती है, हर तरह के इंतजार से निजात दिला देती है। न जाने कौन से पहर में नींद के आगोश में चला गया था। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। सबसे पहले मैंने दानिया के कमरे में झांका। वो सो रही थी जबकि मामा जाग गई थी, लेकिन मामा इस वक्त मामा से मिलना मामूल के ख़िलाफ़ होता, इसलिए बाहर निकल आया। थोड़ी सी वॉक की। कैसर खान मुझे देखते ही चाय की तैयारी शुरू कर देता था। वापस इसके पास आ गया और इससे बातें करता रहा। रात के मामूलात के बारे में कैसर खान के पास बैठा रहा और फिर ताया अब्बू इधर आ गए तो इसके पास से उठ गया। दिन को तकरीबन 12 बजे मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई। नंबर अजनबी था, लेकिन बहरहाल मैंने रिसीव किया तो एक आवाज़ आई, शहाब साहब से मिलना चाहती हूँ। कौन है खातून आप? शहाब, मैं हुमा खातून बोल रही हूँ, या फिर मेरा बदला हुआ नाम ताजू जहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और मेरे दिमाग में एक शनाका सा हुआ। कुछ लम्हों तक मेरे मुंह से आवाज़ ना निकली तो दूसरी तरफ से फिर आवाज़ सुनाई दी। हेलो, जी जी। तुम्हें मेरे फ़ोन पर ज़रूर हैरत हुई होगी, लेकिन तुम मुझसे फ़ौरन मिल लो। मैं तुम्हें इंतहाई अहम बातें बताना चाहती हूँ। ये बातें जानने के बाद तुम पर बहुत से अनोखे राज मुनकशफ होंगे। प्लीज़ जितनी जल्दी मुमकिन हो आ जाओ। बल्कि मुझे बता दो कितनी देर में आ रहे हो। क्या आप इसी फ्लाइट में हैं? नहीं, मेरा नया पता नोट कर लो, ताजूर जहाँ ने कहा, और इसके बाद मुझे एक पता बता दिया। एक अच्छे पोश इलाके का पता था। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देर ना करना प्लीज़। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद हो गया और मैं कुछ देर सोच में डूबा रहा। जाना गैर मुनासिब बात नहीं थी। वो क्या इंकशाफ करना चाहती है, देखो तो सही। हो सकता है इसके ज़रिए मुझे अपने पापा की मौत का कोई निशान मिल जाए। ये बात मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगी कि ज़रूर ताजू जहाँ पापा की मौत या फिर इस सिलसिले में अपने सरपरस्त ताहिरा खानम के बारे में कुछ बताना चाहती है। किसी को राजदार नहीं बनाया था, बस कैसर खान था जिसे कुछ तफसील बताई जा सकती थी, लेकिन अभी उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं की। पैंट और बुशर्ट कोट पहनकर मैं तैयार हो गया और इसके बाद कैसर खान मुझे लेकर चल पड़ा। कैसर खान ने थोड़ी देर बाद मुझे मतलूबा जगह पहुंचा दिया। मैं आता हूं, मैंने कैसर खान से कहा और गाड़ी से उतरकर मकान की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैंने बेल बजाई तो एक उम्र रसीदा औरत ने दरवाज़ा खोला। नौकरानी किस्म की औरत थी। बड़ी कड़क निगाहों से इसने मुझे देखा तो मैंने कहा, ताजूर जहाँ से, हाँ आओ अंदर आ जाओ। इसने मेरा जुमला पूरा नहीं होने दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे लेकर चल पड़ी। एक राहदारी से गुजरने के बाद इसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस करता हुआ
आखिरकार दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने दरवाजे को अंदर धकेला और अंदर कदम रख दिया। कमरे का माहौल नीम तारीख था, लेकिन गालबन ये तेज़ धूप और रोशनी से आने के बाद ज़्यादा तारीख लग रहा था। एक लम्हे तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया तो अचानक ही दरवाजे से लगी कोई चीज़ मेरे ऊपर आ रही और मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो कोई इंसानी जिस्म है, लेकिन इसका अंदाज हमलावर जैसा नहीं था, बल्कि यूँ लग रहा था जैसे कोई खड़े खड़े मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। मैंने इसे हाथों से संभालने की कोशिश की और मेरे हाथों को एक अजीब सी चहचहाहट का एहसास हुआ। मैंने इस अजीबोगरीब वजूद को देखा कि जो मेरे ऊपर आकर गिरा था, और एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे पूरे रगों पे में सनसनी दौड़ गई। ये ताजूर थी, लेकिन इसकी गर्दन कटी हुई थी और इससे उबलने वाले खून इसके और मेरे लिबास पर फैल गया था। मेरे हलक से एक दहशत ज़दा सी चीख निकली और मैं इधर उधर आके फाड़ फाड़ कर स्विच तलाश करने लगा। स्विच बोर्ड दरवाजे के पास ही था। मैंने दहशत के आलम में इसके सारे बटन दबा दिए और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। वो ताजू जहाँ ही थी, लेकिन इसकी गर्दन इंतहाई बेरहमी से काटी गई थी और शायद गर्दन कटे कुछ लम्हे ही गुजरे थे, क्योंकि खून की फवारें बाकायदा मेरे बदन को भिगो रही थी। अचानक ही बाहर राहदारी में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये भारी जूतों की आवाज़ें थीं और गालबन देखते ही देखते दरवाजे से पुलिस के कई अफराद अंदर घुस आए। मुझे चक्कर आ रहे थे। अंदर आने वालों ने माहौल का जायज़ा लिया और फिर इनमें से एक ने आवाज़ उभरी, वही इतला बिल्कुल ठीक थी, अरे पकड़ो इसको, देखो रिवॉल्वर ना हो इसकी जेब में। गालबन वो इंस्पेक्टर था। 2-3 कांस्टेबल मुझ पर लपके और इन्होंने मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। बाकी मेरी जेबों की तलाशी लेने लगे। मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ताजू जहाँ की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी और लगता था कि इस इमारत में इसके अलावा और कोई नहीं है। इस नाकाबिले यकीन वाक़े ने मेरे होशो हवास छीन लिए थे और मैं बस एक तमाशाई की तरह ये सब कुछ देख रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। आला कत्ल तलाश करो, ये छुरा यहाँ पड़ा हुआ है साहब, एक और पुलिस वाले ने बताया। तो ये संभाल कर, हाथ मत डाल देना इस पर, कागज़ में पकड़ कर उठाओ। पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। मुझसे अभी तक कोई सवाल नहीं किया गया था, अलबत्ता मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी और मैं हैरत से गुम था। इन लोगों ने मेरे लिबास से तमाम चीज़ें निकाल ली थी, जिनमें मेरा मोबाइल फ़ोन भी था। फिर इसके बाद एसआई ने कहा, चलो भाई गुल खान, SHO साहब को खबर दो, बता दो इन्हें कत्ल हो गया है, इसे बाहर निकालो। वो लोग मुझे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर लाए और फिर राहदारी से गुजारकर मुझे सहन तक ले जाया गया। कैसर खान की गाड़ी यहाँ से कुछ फासले पर थी और मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद कैसर खान गेट से नज़र आया। जाहिर है पुलिस गेट से ही अंदर आई होगी और कैसर खान को ताज्जुब हुआ होगा। फिर शायद इसने मुझे खून में डूबा हुआ और हथकड़ियाँ लगे हुए देख लिया। दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा धड़धड़ाता हुआ अंदर आ गया। 2-3 पुलिस वाले इसकी जानिब लपके, ओए पकड़ो इसको, देखो वारदात करने आया है, पकड़ लो इसको। वो लोग कैसर खान की तरफ लपके तो कैसर खान उछल कर पीछे हट गया और इसके बाद इसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। ओए पकड़ो, ओए बचाओ इसको। पुलिस वाले समझे कि कैसर खान मुझ पर हमला करने आ रहा है। कैसर खान ने चीख कर कहा, क्या बात है, क्या हो गया है साहब, क्या हो गया, मेरे को बताओ। पुलिस वाला ने कैसर खान को दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ लिया तो कैसर खान बुर्रा कर बोला, ओए देखो तुम कानून की वर्दी में हो, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बोलता, मेरे को मेरे मालिक से बात करने दो, मैं तुमको आखिरी बात बोलता है, मेरा खोपड़ी मत घुमाओ। कैसर खान ने कुछ इस तरह कहा कि इन लोगों के अंदर में थोड़ी सी झिझक पैदा हो गई। कैसर खान बोला, साहब आप ठीक हो? हाँ कैसर खान, मैं जिन खातून से मिलने आया था इन्हें कत्ल कर दिया गया है, ये खून इन्हीं का है, मैं ज़ख्मी नहीं हुआ, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पहले मुझे बुलाया गया है और इसके बाद ये सब कुछ हुआ है। साहब मेरे को बोलो मैं क्या करे, अभी बाहर रुको, देखो ये लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग मुझे थाने ले जाएं तो तुम मेरा पीछा करना और इसके बाद घर जाकर खबर करना। कैसर खान ने अपने बाजू पकड़े कांस्टेबल को देखा और बोला, मेरे को छोड़ दो, ऐसे नहीं, तुम एक कातिल के साथी हो, पहले तुम्हें थाने ले जाया जाएगा, तुम्हारा बयान लिया जाएगा, इसके बाद देखेंगे कि तुम्हें छोड़ा जा सकता है या नहीं। तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, तलाशी देना होगी, इसलिए कि तुम एक कातिल का साथी हो, कोई भी वारदात कर सकते हो, ले लो तलाशी, मैं तुम्हारे को बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है। कैसर खान की घबराहट उभरी। वाकई अगर ये पुलिस वालों की बजाय आम लोग होते तो कैसर खान इनसे भिड़ जाता। बहरहाल पुलिस की एक और गाड़ी आ गई, कैसर खान को भी एक तरफ बिठा दिया गया था। इस गाड़ी से SHO उतरा और SI से मालूमात हासिल करने लगा। फिर फोटोग्राफर वगैरह अंदर चले गए। SHO ने मुझे थाने ले जाने के लिए कहा।
पुलिस वाले कैसर खान को भी पकड़ कर बाहर लाए तो कैसर खान ने कहा, मेरा गाड़ी इधर खड़ा है, मेरे को मेरी गाड़ी में ले चलो। कौन सा गाड़ी है तुम्हारा? कैसर खान ने गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। ये तुम्हारी गाड़ी है? ये मेरे मालिक की गाड़ी है। गाड़ी भी थाने आ जाएगी, तुम बेफिक्र रहो, चाबी दे दो। कैसर खान के लिबास से चाबी पहले ही निकाल ली गई थी। एक कांस्टेबल ने वो चाबी सामने की तो सब इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी लेकर थाने आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मुझे और कैसर खान को थाने के लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया। मैं आज तक खौफजदा नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त जो अफ्ताब मुझ पर आ पड़ी थी, इसमें दिलेरी दिखाने से कुछ नहीं हो सकता था। मेरा लिबास खून में डूबा हुआ था और मुझे मकतूला के साथ गिरफ्तार किया गया था। खून आलूद खच्चर भी मौजूद था। अभी तक होश और हवास साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ज़रा वक्त मिला तो मैंने मौजूदा हालत पर गौर किया और मेरे बदन में चुंटियाँ रेंगने लगीं। ये सूरत हाल ऐसी है कि मुझे कोई भी नुकसान पहुँच सकता है। कुछ लम्हों के लिए होश और हवास ने साथ छोड़ दिया था। कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होना कोई मामूली बात नहीं थी। कम अज़ कम इन हालात में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। मैंने एक निगाह कैसर खान पर डाली। कैसर खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो इंतहाई वफादार इंसान था और मैं जानता था कि इस वक्त इसे इस बात का शदीद रंज होगा कि मैं आम मुजरिमों की तरह लॉकअप में नंगी ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ। मेरी पुरख्याल निगाहें कुछ देर तक कैसर खान का जायज़ा लेती रहीं। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात पर ज़रा बराबर शक नहीं किया जा सकता था कि मुझे एक साजिश के तहत फ़ोन करके बुलवाया गया। फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, ताजू जहाँ को कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश इस तरह खड़ी कर दी गई कि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ वो मेरे ऊपर आ गिरे और मेरा लिबास खून आलूद हो जाए। यही खून आलूद लिबास इस वक्त भी मेरे जिस्म पर मौजूद था। चेहरे वगैरह पर भी खून के छींटे थे और हाथों पर भी खून जमा हुआ था। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा, पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर मैंने अपने आप को संभाला और लॉकअप के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। बाहर संतरी आ जा रहे थे। मैंने दरवाजे से आवाज़ दी, सुनो मेरी बात सुनो। संतरी मेरे करीब आ गया। मेरा हुलिया देख रहे हो? मेरे हाथों और चेहरे पर खून जमा हुआ है। मैं ये खून साफ़ करना चाहता हूँ। मुझे एक जग पानी में दे दो या फिर यहाँ से निकाल कर कहीं गुसल खाने में ले चलो। साहब, SHO साहब किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। SHO साहब से कहो कि मैं सड़क का आदमी नहीं हूँ, अरबपति हूँ। इन्हें मेरे साथ ये सलूक करने पर भुगतना पड़ेगा। कांस्टेबल पर शायद मेरे अरबपति होने का असर हुआ था। वो वहाँ से चला गया। कोई 10 मिनट के बाद वो सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। लॉकअप का दरवाज़ा खुलवा कर वो मुझे बाहर आने का इशारा करने लगा। मैं बाहर आया तो इसने मुझे बाजू से पकड़ कर लिया और बोला, कोई हरकत मत करना, ये थाना है, सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी टांगों में गोलियां मार दी जाएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सब इंस्पेक्टर मुझे लिए हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा। यहाँ SHO वगैरह भी मौजूद थे, लेकिन ये SHO का ऑफिस नहीं था। SHO ने मुझे गौर से देखा, फिर 2 आदमियों को इशारा किया। इनके पास कैमरे थे। इन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई और फिर SHO ने कहा, वो गुसल खाना है, जाकर मुँह हाथ वगैरह धो लो। मैं खामोशी से गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। मुँह हाथ धोकर मैं बाहर आया तो SHO ने नरम लहजे में कहा, बैठो, चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। वो लैंड क्रूज़र तुम्हारी है? जी SHO साहब, मैं आपसे अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। हाँ बताओ। मेरा नाम शहाब अहमद है। इससे पहले मैं बहरीन में रहता था। अपने ख़ानदान के साथ अब मैं यहाँ मुंतकिल हो चुका हूँ। मुझे जिस आलम में गिरफ्तार किया गया है वो मेरे खिलाफ एक साजिश है, जिसकी तफसील आपको बाद में मालूम हो जाएगी। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इतना ताउन करें कि मुझे ये लिबास वगैरह तब्दील करने में मदद दें। देखो, हमें एक नामालूम फ़ोन मौसूल हुआ था जिसमें हमें इत्तला दी गई थी कि फ़लाँ बिल्डिंग के फ़लाँ फ्लैट में किसी के कत्ल होने के इम्कानात हैं। फ़ौरन रेड किया जाए, वरना एक बेगुनाह औरत कत्ल कर दी जाएगी। और जब हम वहाँ पहुँचे, मेरा मतलब है मेरा सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ कत्ल हो चुका था और तुम लाश के पास मौजूद थे। जी इंस्पेक्टर साहब, जाहिर बात है कि इसके बाद मेरी गिरफ्तारी के सिवा चाराकार नहीं था। ये एक गहरी साजिश है और मुझे इसमें मुलव्वस किया गया है। ये सब कुछ तो तफ्तीश के बाद मालूम हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है या गलत। फ़िलहाल आप मेरे साथ एक ताउन कीजिए। मेरे वकील हैं ज़ाहिर हुसैन साहब। इनका पता और टेलीफोन नंबर मैं आपको दिए देता हूँ। इसके अलावा मेरे एक दोस्त इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम नादिर खान है। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें भी इस वाक़े की इत्तला दे दें। मेरे खिलाफ आप जो कुछ भी कार्रवाई करें वो आपका कानूनी हक है, लेकिन अगर आप इतना ताउन करें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इंस्पेक्टर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है? बेशक है, लेकिन अभी मैं घर इत्तला नहीं देना चाहता। पहले आप इन 2 अफराद को मेरे बारे में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, नंबर बताओ, मैं अभी फ़ोन कर राय देता हूँ। इसके अलावा इंस्पेक्टर साहब, बल्कि रहने दीजिए, ये लोग आ जाएंगे तो मेरे
लिबास का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम अपने घर का नंबर बता दो, तुम्हारे कपड़े वगैरह मंगवा लूँ। तुम्हें लॉकअप में भी रहना पड़ेगा, एक लंबा अरसा तुम्हें यहाँ गुजारना है। जो कुछ भी होगा अभी आप मेरे घर का पता ना लें, इन 2 अफराद को इतला दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, और कोई ख़ास बात नहीं, बस आप ये इतला दे दें। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, इंस्पेक्टर ने कहा, और मुझे वापस लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया। लॉकअप में कैसर खान किसी भूखे चीते की तरह टहल रहा था। इसने मुझे गौर से देखा और जब संतरियों ने बाहर से ताला लगा दिया तो वो बोला, साहब कोई बदतमीजी तो नहीं किया इन लोगों ने? नहीं कैसर खान, अच्छे हैं, मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की है इन्होंने। शुक्र खुदाया साहब, अगर वो आप पर कोई तशद्दुद करता तो खुदा की कसम कैसर खान पर ज़िंदगी हराम हो जाता। कैसर खान, मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। हालात बेशक ऐसे थे कि मुझे कातिल ही पुलिस समझ सकती थी, लेकिन ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है। अलबत्ता मैंने एक फ़ैसला किया है, अभी तक मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन एक कत्ल मुझे ज़रूर करना है। कैसर खान ने चौंक कर मुझे देखा, लेकिन मैंने इससे आगे कोई बात नहीं की। एक बात मैं आपको बोलूँ साहब, हम पठान लोग बहुत वफादार होता है, जिसका नमक खा लिया आप समझ लो ज़िंदगी इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। आप जिसका कत्ल करना चाहते हो साहब, मेरे को बताना, मैंने आपको कभी कोई कसम नहीं दिया, लेकिन मैं आपको आपकी माँ का कसम देता हूँ, जिसको कत्ल करना है मेरे को बताना, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने आपको बोल दिया है। शुक्रिया कैसर खान, मैंने मुतासिर होकर कहा। कैसर खान के जज्बों का मैं पहले भी दिल से कायल था, और अब मज़ीद वो मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार कर गया था। तकरीबन 2 घंटे के बाद मुझे लॉकअप से निकाला गया और इस बार मुझे SHO के कमरे में ले जाया गया। यहाँ नादिर खान भी मौजूद था और ज़ाहिर हुसैन भी। दोनों बेताबी से खड़े हो गए। नादिर खान मेरे करीब पहुँचा और बोला, तुम ज़ख्मी हो साहब? नहीं, ये इस मकतूला का खून है जिसे मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि मुझे साजिश के तहत वहाँ बुलाया गया था। थोड़ी सी तफसील बताओ साहब, ज़ाहिर हुसैन ने कहा। SHO ने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। ज़ाहिर हुसैन और नादिर खान यकीनन इसके शनासा थे। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इन दोनों को तफसील बता दी और ज़ाहिर हुसैन गहरी सोच में डूब गए। नादिर खान ने अफसोस भरे अंदाज में मुझे देखा, फिर बोला, मैंने कहा था साहब, बहुत ज़्यादा मोहतात रहो, तुम पर तो कातलाना हमला भी हो चुका है, और मैंने तुमसे दरख्वास्त की थी कि मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह रखा करो। अगर तुम वहाँ जाने से पहले मुझे इतला दे देते, इस तरह ताजुल जहाँ ने तुम्हें बुलाया है तो मैं तुम्हें कोई सही मशवरा देता। मैंने नदामत भरी निगाहों से नादिर खान को देखा और कहा, हाँ मैं हद से आगे बढ़ गया था नादिर खान, मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है। ज़ाहिर हुसैन इस दौरान SHO से बातें कर रहे थे। SHO ने पूरी तफसील बता दी और गलबन कुछ और बातें भी हुई, जिसके नतीजे में SHO ने कहा, आप वकील हैं ज़ाहिर साहब, हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ज़मानत कैसे हो सकती है आप खुद सोचिए, लेकिन एक बात का इत्मीनान रखिएगा, परसों मैं इनका चालान अदालत में पेश करूँगा। इसका इंतज़ाम मैं पहले ही किए देता हूँ, आप तैयार रहिएगा। अगर इस अदालत से इनकी ज़मानत हो सके तो मैं कोई रुकावट नहीं डालूँगा, बल्कि आपसे तावन करूँगा। ज़ाहिर हुसैन ने होंठ भींच कर गर्दन हिलाई थी। फिर इन्होंने कहा, वैसे कैसर खान को लॉकअप में रखने का कोई जवाज़ नहीं है, मैं इसे रिहाई दे सकता हूँ, इसका बयान ले लूँ, SHO ने कहा। इसके बाद कैसर खान को भी ऑफिस बुला लिया गया। वहाँ इससे मालूमात हासिल की गई तो कैसर खान ने कहा, मेरे को सिर्फ एक बात मालूम है कि मेरे मालिक शहाब किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकते, इन पर झूठा इल्ज़ाम है। हम लोग इस तरफ गया था, मैं बाहर था और साहब अंदर गया था। इसके बाद जब मैंने पुलिस को अंदर दाखिल होते देखा तो मैं इधर गया, बाकी मेरे को कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप कैसर खान को ले जा सकते हैं। किधर? कैसर खान ने घुरा कर कहा, कैसर खान तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन शहाब को अभी लॉकअप में रहना पड़ेगा। लानत भेजता है साहब, ज़मानत जमानत पर मैं अपने साहब के पास रहेगा। नहीं कैसर खान, तुम्हें जाना होगा, तुम चले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, घर में किसी को एक लफ्ज़ भी मालूम ना होने पाए। वो लोग तुमसे पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो तुम इन्हें बता देना कि मैं किसी काम के सिलसिले में एक जगह रुक गया हूँ, और मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम वापस जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो कैसर खान। कैसर खान मुझे देखता रहा, फिर इसने गर्दन झुका दी थी। नादिर खान ने SHO से कहा, मैं इसके लिए दूसरा लिबास पहुँचा देता हूँ, वैसे भी ये लिबास आपको अपनी तहवील में रखना होगा। शुक्रिया नादिर खान, आप खुद जानते हैं, वैसे आप बेफिक्र रहें, इन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, SHO ने कहा। अब इसका अंदाज़ बदल गया था। नादिर खान ने मेरे लिए बहुत से इंतजाम किए। ज़ाहिर हुसैन भी काफ़ी देर तक यहाँ रुके और इसके बाद मुझे लॉकअप में भेज दिया गया। तो वो लॉकअप में भी दरवाजे के पास आए और इन्होंने कहा, थोड़ी सी गलती हो गई है साहब, हम जिन हालात से गुजर रहे थे
इसमें तो हमारा एक एक कदम मोहतात होना चाहिए था, लेकिन तुम ज़रा सी जल्दबाजी कर गए। खैर, भरपूर कोशिश की जाएगी, तुम्हें जल्द अज जल्द ज़मानत पर रिहा करा लिया जाए, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हौसला मत हारना, तुम्हारी जंग चल रही है और मुझे ये जंग जीतनी है ज़ाहिर हुसैन साहब। हाँ, आप कोई गलत कदम ना उठाना जो तुम्हें कोई मज़ीद नुकसान पहुँचा दे। मैं SHO के ऑफिस जाकर कैसर खान को ले जाने के लिए कागजात की खाना पूरी कर किए देता हूँ। फिक्रमंद ना होना, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। कैसर खान थोड़ी देर के बाद लॉकअप के दरवाजे पर आया। इसकी आंखें डुबडुबाई हुई थीं। इसने कहा, साहब आप हौसला मत हारना, मैं मौशरत के पास जाकर इनसे बात करूंगा, आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गर्दन हिला दी। आदिर खान ने मुझे लिबास भिजवा दिया था और यहाँ लोगों का रवैया मेरे साथ एकदम तब्दील हो गया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इस बार एक कारी वार किया गया था। देखना ये था कि अब कौन किस तरह मेरी मदद करता है।